हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानन सिंह और मेरे YouTube चैनल जीनियस एज कोचिंग में आप सबका पुनः अभिनंदन है। आज शिक्षक दिवस से मैं कक्षा 12वीं फिजिक्स की सीरीज शुरू कर रहा हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है, सबसे पहले कक्षा 12वीं में जो अध्याय पहला है फिजिक्स का, स्थिर विद्युत बल और क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड फील्ड। इसमें जो पहला नियम है कूलॉम्स लॉ, जिस पर पूरे चैप्टर्स के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, व्यंजक हैं, वो डिपेंड करते हैं, इसी से बनेंगे। तो सबसे पहले मैं कूलॉम्स लॉ आपको बताने जा रहा हूं। कूलॉम का नियम यह है कि अगर कोई दो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश क्या होते हैं, जिनके बीच की दूरी उनके जो विमाएं होती हैं आवेशों के, उनकी तुलना में बहुत ज्यादा हो, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि ऐसे आवेश जिनकी विमाएं उनकी बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, ऐसे आवेशों को हम बिंदु आवेश कहते हैं। पॉइंट चार्ज इंग्लिश में कहते हैं इनको। दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसके लिए कूलॉम ने नियम दिया है। सन 1785 में यह नियम दिया गया था। इसमें यह बताया जाता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर मान लीजिए दो बिंदु आवेश है, हम कल्पना करते हैं कि कोई दो बिंदु आवेश हो गए, पॉइंट चार्ज हो गए, एक हो गया Q1 और एक हो गया Q2। आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, इनके बीच की दूरी है स्मॉल r। यहां पर दो चीजें आई हैं, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनका मतलब क्या होता है? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है, अगर दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती हैं तो एक राशि का मान यदि बढ़ेगा तो दूसरी भी राशि का मान बढ़ेगा, एक राशि का मान घटेगा तो दूसरी का भी मान घटेगा। ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर एक तरफ की राशि बढ़ेगी तो दूसरी तरफ की राशि घट जाएगी, या एक तरफ की राशि घटेगी तो दूसरी तरफ की राशि बढ़ जाएगी। इसको व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है कूलॉम के नियम के अनुसार, पहली चीज कि दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला इन्होंने बताया F समानुपाती Q1 Q2। Q1 Q2 उन बिंदु आवेशों के परिमाण हैं। तो F समानुपाती Q1 Q2 मतलब Q1 और Q2 का मान बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ेगा, Q1 और Q2 का मान घटेगा तो बल का मान भी घटेगा। ये हमने पहली चीज लिख दिया। दूसरी चीज F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, मतलब दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बल दोनों बिंदुओं को या दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मतलब दोनों को जो रेखा मिला रही है बिंदु आवेशों को, उन्हीं की दिशा में यह बल लगेगा। तो यहां पर ये दो चीजें हो गई। पहला F समानुपाती हो गया Q1 Q2 या व्युत्क्रमानुपाती हो गया R स्क्वायर। ठीक है। फिर से मैं कथन बोल देता हूं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अनुदिश का मतलब होता है उसी दिशा में कार्य करता है। अर्थात पहला लिख दिया हमने F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर दूसरा लिख दिया। दोनों को यदि हम मिलाकर लिख लें, इन दोनों कथनों को हम एक साथ लिख लें तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर F समानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। दोनों कथनों को हमने मिलाकर लिख लिया, F समानुपाती Q1 Q2 इंटू अपान R स्क्वायर। अब यहां पर जब कभी समानुपाती को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट या नियतांक रखा जाता है,
तो F इक्वल टू हो गया यहाँ पर स्मॉल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये आ गया F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया है और एक कांस्टेंट रखा है। ये हो गया हमारा समीकरण 1, पहला समीकरण हो गया। अब इसमें हम के जो होता है एक नियतांक होता है या समानुपाती नियतांक होता है जिसका मान मापन की पद्धति और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। दो चीजों पर, किसमें? मापन की पद्धति और माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके का मान मापन की पद्धति तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मापन की पद्धति सामान्यतः दो प्रकार की पद्धतियां उपयोग में आती हैं, एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति, उन पर इसका मान निर्भर करता है। और माध्यम की प्रकृति, माध्यम कैसा है, वायु या निर्वात है अथवा कोई माध्यम है, इस पर निर्भर करता है। अब देखिए यहां पर हम इस के की वैल्यू निकालेंगे दो स्थितियों में। पहली स्थिति हो गई, हम निकाल लेते हैं पहली बार यहां पर सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में हम के का मान निकालते हैं। इसमें भी दो स्थितियां आएंगी। इसमें ए नंबर स्थिति आएगी वायु या निर्वात के लिए, निर्वात मतलब वैक्यूम, इस तरह वायु या निर्वात के लिए ये स्मॉल के इक्वल टू होता है 1। ठीक है, सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात के लिए स्मॉल के का मान कितना होता है 1। अगर इसको हम इस समीकरण 1 में रख दें तो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और ये क्या निकल आया हमारा, बल का फार्मूला। और सीजीएस पद्धति में चूंकि मात्रक होता है बल का डाइन, तो हमने लिख दिया डाइन। ठीक है, ये पहली स्थिति हुई। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, सीजीएस पद्धति में ही दूसरी स्थिति माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए देख लेते हैं। किसी माध्यम के लिए स्मॉल के का मान होता है 1 अपान कैपिटल के, जहां कैपिटल के क्या होता है, परावैद्युतांक। जहां कैपिटल के परावैद्युतांक होता है, ठीक है, या अपेक्षित विद्युतशीलता भी कहते हैं इसको। तो स्मॉल के का मान कितना है, 1 अपान कैपिटल के। ये मान हम फिर से समीकरण 1 में रख देंगे तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 1 अपान कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और ये हो गया हमारा दूसरी स्थिति का व्यंजक। और चूंकि सीजीएस पद्धति में हम माप रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका मात्रक भी हो गया डाइन। ठीक है, इस तरह से स्मॉल के का मान हमने सीजीएस पद्धति में दो स्थितियों में निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरी स्थिति है एसआई पद्धति। अब हम एसआई पद्धति में निकालने जा रहे हैं। जैसा कि हम सीजीएस पद्धति में दो स्थितियों में स्मॉल के का मान निकाले हैं, क्या, पहला वायु या निर्वात के लिए और दूसरा किसी माध्यम के लिए। तो बस सेम उसी तरह से एसआई पद्धति में भी हम दो स्थितियों में स्मॉल के का मान निकालेंगे। पहला वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए स्मॉल के का मान होता है 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0। 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 ये मान होता है वायु या निर्वात के लिए स्मॉल के का मान। ये इप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। जहां पर इप्सिलॉन 0 क्या होती है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, और इसका मान होता है 8.854 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वायु या निर्वात के लिए पहले हमने स्थिति निकाला। ये अब ये मान कहाँ रख देंगे हम, जो समीकरण 1 था उसमें रख देंगे। तो आ जाएगा क्या, F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर।
और इसका मात्रक एसआई पद्धति में चूंकि बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है, तो हमने न्यूटन लिख दिया। अब अगले स्टेप में चूंकि 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 घातांक 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये नेक्स्ट में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है। इसको हम यहां रख सकते हैं, तो F इक्वल टू कितना आ गया 9 गुणे 10 घातांक 9 और आगे क्या लिखा है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये मात्रक हुआ न्यूटन। ठीक है, ये पहली स्थिति आ गई। अब दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति क्या है, माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए ये स्मॉल के का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के। पहले भी मैंने बताया था कैपिटल के माध्यम का पराविद्युतांक होता है। तो ये मान फिर से हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में मान रखने पर F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। न्यूटन इसका मात्रक हो गया, तो ये फार्मूला आ गया। ठीक है, इस तरह से सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में हमने दो मान निकाले हैं। अगर आपको एक सारांश रूप में बताया जाए जिससे ये बिल्कुल व्यंजक आपसे बनने लगेगा, तो ऐसा कर लें, केवल हम स्मॉल के की वैल्यू निकालना है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति में। सीजीएस पद्धति में दो मान हुए, कौन कौन से, ए नंबर वायु या निर्वात के लिए, और वायु या निर्वात के लिए क्या हुआ स्मॉल के का मान 1, और दूसरा माध्यम के लिए स्मॉल के का मान 1/4 पाई, एक मिनट, सीजीएस पद्धति में है स्मॉल के का मान 1 कैपिटल के। ठीक है, ये दो मान आए हैं सीजीएस पद्धति में। और एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में भी दो स्थितियां हैं, क्या, वायु या निर्वात के लिए और दूसरा माध्यम के लिए। तो वायु निर्वात के लिए स्मॉल के का मान कितना आया था 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, और माध्यम के लिए स्मॉल के का मान कितना आया था 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के। इसकी वैल्यू आई थी 9 गुणे 10 घातांक 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कुल मिलाकर 4 फार्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या, सीजीएस पद्धति में पहली स्थिति वायु निर्वात के लिए, दूसरी स्थिति माध्यम के लिए। तो वायु निर्वात के लिए स्मॉल के का मान 1 और दूसरी स्थिति माध्यम के लिए स्मॉल के का मान 1 कैपिटल के। एसआई पद्धति में आपको दो स्थितियां याद रखनी है, वायु या निर्वात के लिए स्मॉल के इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और माध्यम के लिए स्मॉल के इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल के। ठीक है, ये 4 फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। और जो पहला समीकरण क्या आया था, हमने निकाला था क्या, पहला समीकरण पहले ही निकाला गया था आपको, F इक्वल टू, फर्स्ट समीकरण F इक्वल टू स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये पहला समीकरण हमारा आया था, फर्स्ट इक्वेशन।
ठीक है। अब उसमें हम ये चारों मानों को अलग अलग रखेंगे। पहली बार रखेंगे क्या, सीजीएस पद्धति में स्मॉल के इक्वल टू 1 और स्मॉल के इक्वल 1 अपन कैपिटल के दोनों स्थितियों में रखेंगे तो दो फार्मूले आ जाएंगे। और एसआई पद्धति में भी क्या करेंगे, वायु या निर्वात के लिए स्मॉल के इक्वल टू 1/4πε0 ये मान और स्मॉल के इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल के ये मान रखेंगे। तो ये दो बार रखेंगे तो दो फार्मूले और आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर हम शुरू से देखें तो कूलाम का नियम क्या है कि इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों बलों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये हो गया कूलाम का नियम। दोनों चीजों को मैंने यहाँ पर सूत्र के रूप में लिखा क्या, F समानुपाती Q1 Q2 F व्युत्क्रमानुपाती R, इसका दोनों को मिलाकर लिख दिया, इतना आया। समानुपाती का चिन्ह लगाकर हटाकर जब यहाँ पे बराबर लगाए तो एक कांस्टेंट आ गया K, समीकरण आ गया एक। अब K का मान केवल 4 स्थितियों में निकालना है आपको, पहली स्थिति में 2 और दूसरी स्थिति में 2। कैसे, वायु या निर्वात के लिए जो मैंने अभी आपको बताया, ये 4 स्थितियों में K का मान निकालना है। पहली बार स्मॉल K का मान 1, दूसरी बार स्मॉल K का मान 1 कैपिटल के, दोनों बार समीकरण एक में रखेंगे, इसमें समीकरण एक में मान रखते जाएंगे, दो फार्मूले आ जाएंगे। और इसके बाद एसआई पद्धति में फिर वायु निर्वात के लिए स्मॉल के इक्वल टू 1/4πε0 और स्मॉल के इक्वल 1/4πε0 कैपिटल के। इस तरह से ये दो फार्मूले रखने पर फिर से दो हमारे सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार समीकरण एक में आप 4 अलग अलग मान रखेंगे और आपको कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन मैंने इस सीरीज का कूलाम के नियम से शुरू किया हूं और लगातार आगे आपको नए नए वीडियोस पूरे चैप्टर की, पूरी फिजिक्स का मैं बनाता चलूंगा। यदि आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको पूरी फिजिक्स की सीरीज मिल जाएगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को यदि आप पसंद आ रहा हो आपको वीडियो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।